नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मानवता पर आज कई गंभीर चुनौतियां हैं, उससे गुजर रही है। हाँ, तात्कालिक रूप से कोरोना से हम सब जूझ रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसी ही एक चुनौती है जिसके साथ किसी भी हाल में जीना संभव नहीं है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को देश को समर्पित किया, तो लगा कि भारत अपनी वैश्विक भूमिका बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। वहीं कानपुर के अपराधी विकास दुबे का आज अंत हो गया। हालांकि कई सवाल हवा में तैरते रहे, लेकिन कहा जा सकता है कि कानून अपना काम कर रहा है। हमारे सामने खड़े कोरोना की चुनौती के सामने हमारे मेडिकल स्टाफ तो खड़े ही हैं, लेकिन वैक्सीन की दौड़ में मानवीय परीक्षणों का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में जरूरत है वो लोग जो सामने आए परीक्षण के लिए। और ऐसे में एक भारतीय सामने आए हैं ब्रिटेन में। इनकी कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने रीवा में 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को देश को किया समर्पित। कहा यह पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में करेगा मदद। सौर ऊर्जा भारत को बताया स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार। कहा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का बनेगी माध्यम। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता को बताया जरूरी। भारत और चीन ने एलएसी से अपनी सेनाओं को पूरी तरह पीछे हटाने की बात फिर दोहराई। सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्यतंत्र में दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर पूरी तरह से शांति स्थापित करने पर जताई रजामंदी। आगे बैठकों का दौर जारी रखने पर जताई सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर से साथ की टेलीफोन पर बातचीत। दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर की बात। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से भी की वार्ता। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर दिया बल। केरल में डिप्लोमेटिक बैग के जरिए सोना तस्करी के मामले में एनआईए ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सोने से भारत में आतंकी गतिविधियों को फंडिंग का शक। कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। पुलिस हिरासत से भागने की फिराक में था विकास। घटनाक्रम में 3 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल समेत 4 पुलिसकर्मी भी घायल। एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें। बिकरू पुलिस मुठभेड़ में कुल 21 नामजद अभियुक्तों में से 12 की अब भी तलाश। इस साल 1 जून से 9 जुलाई तक के बीच में 275.4 मिलीमीटर बारिश, सामान्य दर से 13% ज्यादा हुई बारिश। कृषि मंत्रालय ने कहा पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ की रिकॉर्ड 44.13% ज्यादा बुआई। खरीफ की प्रमुख फसलों के उत्पादन में भी इजाफा। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग और मजबूत रिकवरी रेट बढ़कर हुई 62.42%। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। मृत्यु दर घटकर हुई 2.7%। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम। राज्यों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश का जताया अनुमान। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। कई राज्यों में बारिश के बाद है बाढ़ जैसे हालात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का माध्यम बनेगा, क्योंकि ये श्योर, प्योर और सिक्योर है। रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया।
देश को स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा के वैश्विक केंद्र के रूप में बदल देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। ये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। 750 मेगावाट की इस सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। देश की संस्कृति, परंपरा एवं रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सूर्यदेव का ही आशीर्वाद है कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में पहुंच गए हैं। पीएम ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार के रूप में उभरा है। जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा आज की ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा की जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा सुरक्षित, शुद्ध और भरोसेमंद है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत विकास कर रहा है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा और बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। रीवा के संयंत्र की विशेषताओं पर गौर करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। परियोजना में एक सौर पार्क है जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है। सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां हैं। सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। सौर पार्क के विकास के लिए RUMSL को 138 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय मदद मिली है। परियोजना सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। ये दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी, जबकि शेष 76% बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों को होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन सुगमता को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल कुछ परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे पर्यावरण, हमारी हवा, हमारे पानी को भी साफ बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है और ये सोच सौर ऊर्जा नीति और रणनीति में भी दिखाई देती है। रीवा से आदित्य श्रीवास्तव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। तो भारत अक्षय ऊर्जा को लेकर एक आकर्षण का केंद्र पूरी दुनिया में बनता जा रहा है, और क्यों, जरा आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या आंकड़े कहते हैं। और रीवा मध्य प्रदेश, जहां 750 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का आज उद्घाटन हुआ है, पूरी दुनिया की नजरें, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं
कि साल 2014 में जहां पे अक्षय ऊर्जा के मामले में 35 गीगावाट की हमारी क्षमता थी और वो पिछले 5 सालों में बढ़ते हुए 86 गीगावाट तक पहुंच गई है, यानी नजर डालिए 226% की बढ़ोतरी हुई है। ये आप पिछले 5-6 सालों में बढ़त देख सकते हैं अक्षय ऊर्जा के स्तर पे। इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो 2014 से 2019 तक हम इस तरह से पहुंचे और जो हमारा लक्ष्य है साल 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का, ये हमारा लक्ष्य है जिस पे तेजी से काम हो रहा है और पूरी दुनिया मानती है कि इस लक्ष्य तक हम बेहद आसानी से पहुंच जाएंगे। और साल 2022 तक जो अक्षय ऊर्जा का हमने लक्ष्य बनाया है 175 गीगावाट का, उसमें 100 गीगावाट की भागीदारी सौर ऊर्जा की होगी। यानी आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा के पूरे सफर में सौर ऊर्जा कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जो साल 2022 तक का हमारा लक्ष्य है। लेकिन एक बड़ी बात रहती है कि आम लोगों के लिए कितनी सुलभ होगी। कीमतों के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज लगभग ₹2.5 प्रति यूनिट तक ये सौर ऊर्जा अब उपलब्ध है, लेकिन ये साल 2010 में 10-11 रुपए तक था। तो इसका सफर बहुत तेजी से नीचे गया है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की जो क्षमता है वो इससे स्थापित होती है और पिछले 4-5 साल इसके लिए बेहद मायने रखते हैं। तो अब जो है आम लोगों के लिए ज़्यादा सुलभ है और उनकी पहुंच में है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल में जो भारत में जिस तरह के तमाम तरह सौर ऊर्जा की जिस तरह से उत्पादन हो रहा है, उसको हम समझें कि किस तरह से उसमें बढ़त हुई है। तो 2014 में करीब 2,500 मेगावाट तक इसका उत्पादन हम कर रहे थे, जो अब 5 सालों में बढ़कर जो है 37,505 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है। यानी काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी पिछले 5 सालों में हुई है और हम जानते हैं भारत ने एक बड़ा लक्ष्य बनाया है। और वहीं अक्षय ऊर्जा और रोजगार को अगर हम देखना चाहें तो नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा मानव कार्य दिवस सृजित हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 40,000 से ज़्यादा सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण हुआ है पिछले 5 सालों में, जिनकी एक बड़ी भूमिका है। और साल 2030 तक 40% जो बिजली होगी वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से होगी। यानी रोजगार के बेहतरीन मौके इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसमें स्किल्ड के अलावा सेमी स्किल्ड लोगों के लिए भी पर्याप्त मौके हैं। इसलिए आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूरी परियोजना का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसका जो है प्रयोग कम से कम किया जाए। सौर ऊर्जा की हम बात कर ले तो हम देख रहे हैं, जो आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि 6 सालों में 600 गुना की बढ़ोतरी हुई है इस मामले को लेकर। लेकिन और दूसरे आंकड़े क्या कहते हैं, जरा इस पे हम नजर डालें तो जो एक लक्ष्य है जो मैं बताना चाह रहा था कि जो गैर जीवाश्म ईंधन के जरिए जो बिजली उत्पादन की जो क्षमता है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, तो ये आंकड़े भी बिल्कुल साफ तस्वीर सामने रखते हैं कि हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 40% तक पहुंचता हुआ ये आंकड़ा दिख रहा है, जहां हम जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उसका उपयोग न करके दूसरे स्रोतों के जरिए अक्षय ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य ये हमने अभी जाना, लेकिन इसमें भी 40 गीगावाट जो है वो क्षमता हम रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के जरिए पाएंगे। यानी छतों पे या जो खाली जगहों पे जो तमाम बिल्डिंगें हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर हम 40 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करेंगे। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें भागीदारी होगी वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र की, संस्थागत क्षेत्रों की, उस तरह से जो रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना चाहते हैं, आवासीय इलाकों की, यानी आम लोगों की भी भूमिका है। और हम जिस तरह से प्रधानमंत्री भी उन्होंने आज कहा है कि जो खेतों में जो खाली जगह है वहाँ पे भी इस तरह की प्रणाली लगाई जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं वो भी सामने आ सकते हैं और सरकार अपने स्तर पे भी रूफटॉप सोलर प्रणाली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और इस तरह की रूपरेखा बनाई गई है। कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा हर तरह के क्षेत्रों में, चाहे वो महानगरीय शहर हों, शहरी क्षेत्र हों, अर्ध शहरी क्षेत्र हों, ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह पे जो रूफटॉप जो सोलर प्रणाली है उसके इस्तेमाल की बात कही गई है।
और इसकी खास बात यह है कि वितरण ट्रांसफार्मरों और ग्रिड से ये जुड़ा होगा, यानी आम आदमी भी इसमें अपना निवेश कर अपनी कोशिशों के जरिए पैसे भी कमा सकता है। और इसके लिए सरकार भी तमाम तकनीकी सहायता की सुविधाएं दे रही है, सलाह दे रही है। तो कई स्तरों पे काम हो रहा है और निश्चित तौर पर भारत अगर आज सौर ऊर्जा के मामले में एक आकर्षण का केंद्र है अक्षय ऊर्जा को लेकर, तो उसमें इन नीतियों की एक बड़ी भूमिका है। यहां पे रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन तमाम मसलों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सुनील कोविड-19 से ठीक होने के बाद वापस से काम शुरू कर रहा है? हाँ, ठीक सुना है। सर, उसको कोई अलग कमरा दे दीजिए, खाना भी वहीं खाएगा। तुम्हें भी तो टाइफाइड हुआ था ना पिछले साल? तुम नहीं खाते थे सबके साथ? ये भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह है जिसमें ठीक होने के बाद बीमार से कोई खतरा नहीं है। तभी तो हॉस्पिटल ने सलाह दी है काम शुरू करने की, समझे? इनको विजेता के रूप में अपनाओ। साउथ सुडान में एज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर होना मतलब जो मिलिट्री ऑब्जर्वर होते हैं उनके पास हथियार नहीं होते हैं, वो बिना हथियारों के शांति दूत होते हैं। मुझे ट्रेन किया गया था केन्या में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ काम करने के लिए। हम जगह जगह जाते थे, सेमिनार्स आयोजित करते थे, महिलाओं की अलग सेमिनार आयोजित करते थे। मेरे इस पुरस्कार के पीछे मेरे माता पिता की हिम्मत, उनकी भावना वो बहुत ज़्यादा है। In this second episode, we're going to be looking at COVID's impact on global supply chains and whether till now we've had too much dependence on the global supply chain from China. Absolutely. And now abstracting from China's expansionist designs, which we all know are out there. It is not an accusation based on idle speculation. We have concrete examples. Even prior to the pandemic, we saw a move away from, outsourcing of manufacturing and offshoring of manufacturing towards more, reshoring across the world. सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपके निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। तो आज हम बात कर रहे हैं आज रीवा में जो एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट को देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने, और एक तरह से अक्षय ऊर्जा को लेकर भारत दुनिया का एक आकर्षण केंद्र बनता जा रहा है। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष, और हमारा विशेष कहता है
शुद्ध और सतत ऊर्जा का उगता सूर्य, और कहना होगा ये उगता सूर्य और कोई नहीं, भारत है। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं, महानिदेशक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और हमारे साथ दिलीप निगम साहब हैं, सलाहकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले उपेंद्र जी, अगर मैं आपके पास आना चाहूं तो निश्चित तौर पर भारत एक तरह से जो वैश्विक जो पूरी मुहिम चल रही है अक्षय ऊर्जा को लेकर, उसको एक तरह से लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है इसका क्या एक बड़ा कारण है? भारत ने अपने एक बड़े लक्ष्य बनाए अक्षय ऊर्जा के उसके उत्पादन को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को घटाने को लेकर। क्या भारत उसके लिए पूरी तरह तैयार है, जो लक्ष्य बनाए गए हैं 175 गीगावाट को लेकर? देखिए, भारत के बारे तो दिलीप निगम साहब हैं, ज्यादा बात करेंगे, मगर हम ये बताएंगे भारत सिर्फ भारत के लिए टारगेट रखे नहीं है, भारत दुनिया के लिए कुछ रखे हैं। तो इसका तो उदाहरण ये कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज बताए, ये सोलर अलायंस जो इंडिया ने मतलब स्टार्ट की है, ये एक संगठन है जो दुनिया के एक संगठन है। अभी 87 कंट्रीज इसका मेंबर बन गया है। तो दुनिया के लिए भी अभी सोलर का टारगेट निकल रहा है, हर देश में अभी निकल रहा है। इंडिया में जो हो गया और हो रहा है और होने वाला है, वो सब दुनिया के इंडिया से बाहर भी भारत भेज रहा है। सारा दुनिया में एक सोलर क्रांति की हम बात कर रहे हैं। तो इसी क्रांति की हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सोलर पार्क की नहीं है। सोलर पार्क में तो मतलब 100, 200, 2000, 4000 मेगावाट की होता है। हम अभी उसी की बात कर रहे हैं जो दुनिया में ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल है जिनके पास लाइट नहीं है, और 2 बिलियन वीमेन है जिनके पास कुकिंग के लिए अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो भारत जो सोलर अलायंस बनाया, जो दुनिया के लिए बनाया है और फ्रांस के साथ बनाया है, इसी में हम अभी लक्ष्य रखे हैं कि 2030 तक दुनिया में ऐसे जो 1 बिलियन लोग हैं या 2 बिलियन वीमेन है, सबके पास एनर्जी मिले। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ हम भारत की सोलर क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, भारत अभी दुनिया में सोलर क्रांति की बात कर रहे हैं। तो इसके जो डिप्लोमेटिक लीडरशिप, जो क्लाइमेट लीडरशिप इंडिया को मिला है, वो इंडिया का विजन से निकला है। तो हम 100 गीगावाट जो सोलर बोल रहे हैं, इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे पास 3 मिलियन हेक्टेयर वेस्टलैंड है और डेजर्ट्स है। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो अभी भारत जो दुनिया में करने वाला है वो बड़ी चीज है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ हिज एक्सेलेंसी उपेंद्र त्रिपाठी जी। और निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम जी, हमें ये समझाने की कोशिश करें कि एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आम लोगों के लिए कीमत के लिहाज से, दर के लिहाज से अब एक बेहतर स्थिति दिख रही है। क्या यही स्थिति हम हर जगह के बारे में भारत में कह सकते हैं, जहां जहां पे सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहे हैं और आम लोग उस ऊर्जा को उपभोग कर पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने सस्ती ऊर्जा की बात करी है, तो एक समय जैसा कि आपने ये बताया, सोलर एनर्जी से जो बिजली बनती थी उसकी कीमत 17-18 रुपए प्रति यूनिट होती थी। आज ये कीमत घटकर 2 रुपए 36 पैसे तक आ चुकी है। 2017 में आपने बताया 2 रुपए 44 पैसे थी, लेकिन आज अभी पिछले टेंडर में ये 2 रुपए 36 पैसे आ गई है। और इस तरह से एक समय ऐसा था जब देश में सोलर से बनने वाली बिजली को इसलिए नहीं अच्छा माना जाता था कि ये बहुत महंगी है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज सोलर थर्मल से, कोयले से बनने वाली जो बिजली है वो महंगी है और सोलर से बनने वाली बिजली सस्ती है। एक ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है जिसकी वजह से लोगों में सोलर से बनने वाली बिजली के प्रति आकर्षण हुआ है और लोगों को इसको मानने में, इसको अपनाने में बहुत आसानी हुई है। दूसरी बात, एक और इसकी जो मुश्किल है कि ये हर समय उपलब्ध नहीं होती है। इसके लिए भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है। हमने सोलर के साथ में सोलर थर्मल प्लांट को क्लब करके बिजली बनाना शुरू करा है, उसके प्रयास कर रहे हैं। सोलर को दूसरे जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि विंड, पवन ऊर्जा है या बायोमास है, इनके साथ हाइब्रिड करके हम बिजली बना रहे हैं। इसके साथ में हम स्टोरेज का भी प्रावधान कर रहे हैं
जिससे कि इस बिजली को जब दिन में पैदा हो तो स्टोर करके शाम को या रात में जब आवश्यकता हो पीक आवर्स में तो इसको इस्तेमाल किया जा सके। इन सब कारणों से देश में अब सोलर एनर्जी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो आपने पूरा टारगेट बताया कि लगभग 87 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बन रही है, उसमें से इस समय लगभग 35 गीगावाट यानी कि 35,000 मेगावाट जो बिजली बन रही है वो सोलर से बन रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास करीब 24,000 मेगावाट के प्लांट्स ऐसे हैं जो देश में निर्मित हैं, निर्माण में लगे हुए हैं और अगले 1 साल 1.5 साल में वो भी बन जाएंगे। और इसके अलावा हमने लगभग 30,000 मेगावाट के प्लांट्स का टेंडर कर रखा है। तो इस तरह से जो आपने बताया कि 100 गीगावाट का जो हमारा टारगेट था, हम उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं और बचे हुए 2 सालों में हमें पूरी उम्मीद है कि न हम सिर्फ 100 गीगावाट का टारगेट पूरा कर लेंगे बल्कि इससे शायद आगे निकलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। हिज एक्सेलेंसी उपेंद्र त्रिपाठी जी, हमें ये समझाने की कोशिश करें कि जो एक बड़ा लक्ष्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये था कि जो गरीब मुल्क हैं वहाँ तक तकनीक पहुँच सके, उन तक सस्ती तकनीक पहुँच सके। तो आपको लगता है भारत जैसे देश और भारत से और भी जो दूसरे साथ जुड़े ISA से जुड़े हुए देश हैं, जो तकनीक की उपलब्धता है, सस्ती तकनीक की उपलब्धता है और इसके अलावा जो फंडिंग का मुद्दा है, क्या इसको लेकर स्थिति बेहतर हुई है? अगर हुई है तो क्या अभी तस्वीर है? वो बोलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो निगम साहब ने बताया, अभी हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे पहले, ये 2 रुपीज 36 पैसा बताना, ये एक मैजिक प्राइस है। ये मैजिक प्राइस इसीलिए कि ये अगर आप कोल से अभी 2 रुपया 36 पैसे में प्राइस लेंगे तो अगले साल वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट ये मैजिक प्राइस इसीलिए कि ये जो प्राइस है 25 साल के लिए शायद एक ही रहता है, 2 रुपीज 36 पैसा फॉर 25 ईयर्स। अगर आप ये 4% में उसको डिस्काउंट करेंगे तो 25 साल के बाद यही पावर आपको 38 पैसा में मिल रहा है। हम तो अभी सोच रहे हैं ऐसे एक टाइम समय आएगा जहां ये जीरो हो जाएगा, नियत जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं होगा, हम पहले ग्रीड पैरिटी की बात कर रहे थे कि कोल के साथ एक हो जाए प्राइस, देन हम बात की कि केरोसिन पैरिटी आ जाए, जब केरोसिन में हम खर्च कर रहे हैं उसी में हमें सोलर एनर्जी मिल जाए। अभी तो इसी टाइम आ गया और तकनीक इतने इंप्रूव कर रहे हैं कि हम सोचे कभी एक नियर जीरो हो जाएगा। बट आपने 2 चीज बात की है, वो काफी बड़ी चीज है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टारगेट तो $1000 बिलियन है, वो बाय 2030 हम हमारे जो मेंबर देश हैं उसी में लाएंगे और हमारा मेंबरशिप अभी जो पहले लिमिट था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उससे ज्यादा हो, मतलब अभी यूएन का जितने मेंबर है सब मेंबर हो सकते हैं। वो रेटिफिकेशन होने के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है तब हम ऐसे कैसे लाएंगे $1000 बिलियन। हम 3 चीज कर रहे हैं। एक तो भारत में अभी सोच रहे हैं कि जो ऐसा प्रपोज करे वर्ल्ड सोलर बैंक, जैसे दुनिया में वर्ल्ड बैंक है वैसे भारत में वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने के लिए कोशिश जारी है। अगर वो बन गया तो भारत में पहली बार एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक होगा, जो भारत में अभी नहीं है। चाइना में 2 है और वाशिंगटन में तो वर्ल्ड बैंक है, वैसे वर्ल्ड सोलर बैंक होगा और $2 बिलियन में वो स्टार्ट करेंगे। अगर वो 2 बिलियन में स्टार्ट हुआ तो $8 बिलियन का उन्होंने मार्केट से उठाएंगे, 10 बिलियन हो गया। 10 बिलियन में उन्होंने को फाइनेंस करेंगे 20% वर्ल्ड बैंक के साथ, तो $50 बिलियन विल कम टू आईसा मेंबर कंट्रीज। तो उसी में काफी प्रोजेक्ट से बढ़ जाएंगे। और 2 चीज मैंने जो बताया कि कैपिटल कॉस्ट कम करना है और टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम करना है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट अगर आप सोलर में देखेंगे तो सोलर पीवी फोटोवोल्टाइक जो है वो काफी कम हो रहा है, मतलब लास्ट 10 इयर्स में वो 80% प्राइस कम हो गया। बट वो काफी नहीं है। अभी जो सोच रहे हैं नाइट सोलर पैनल्स अभी लैब में आ रहा है, जो रात को भी एनर्जी निकल सकता है वो फोटोवोल्टाइक से, जो दूसरे मटेरियल्स को यूज करेंगे। एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें पैनल का कॉस्ट और कम हो जाएगा। और जो ग्रिड मैनेजमेंट जो बस बार मैनेज करते हैं उसी में भी मैनेजमेंट एफिशिएंसी इतने निकल गया कि वैसे ही 18% ज्यादा हो रहा है। और एक बाइफेशियल भी निकला है जो फोटोवोल्टाइक का दोनों साइड में एनर्जी निकल सकता है, उसमें तो 15% ज्यादा एनर्जी आता है और 10% प्राइस ज्यादा होता है। तो 3D प्रिंटिंग, नाइट सोलर पैनल्स, बाइफेशियल,
और जी। इतने टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इतने फास्ट मूव कर रहा है कि हम उसीलिए सोच रहे हैं कि कुछ साल में अगर कैपिटल कॉस्ट कम हो गया काफी बिल्कुल देश उपेंद्र जी, तो नियर जीरो में चले जी बिल्कुल। निगम जी, हमें यह समझाएं कि हम कुछ सालों पहले तक, ज्यादा पहले की बात नहीं है, जब इस पे चर्चा चलती थी कि क्या हमारे पास गुणवत्तापूर्ण जो है सोलर प्लेट्स हैं, क्या हमारे पास गुणवत्तापूर्ण सोलर जो सेल हैं वो हैं जो उन तमाम ऊर्जा को संग्रहित कर सकें, इस स्तर पे हम कितना आत्मनिर्भर हैं और कितनी यहाँ पे संभावनाएं हैं आने वाले सालों में? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सच है कि सोलर पावर प्रोग्राम अपने देश में 2010 में शुरू हुआ था और उस वजह से सोलर के जो सेल और मॉड्यूल्स होते हैं उसकी बनाने की जो क्षमता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं थी और हमें मुख्य रूप से इम्पोर्टेड सेल्स पर डिपेंड करना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति बदल रही है, उसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं जिससे कि अच्छी क्वालिटी के, बराबरी की क्वालिटी के जो बाहर से सेल और मॉड्यूल आ रहे थे उसी तरह के सेल हम अपने देश में बना सकें। उसके लिए हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम में यहीं पर वो सेल बनने लगे। अभी हमने उसके लिए सबसे जो नई परियोजना लाए हैं कि हमने ऐसे लोगों को से टेंडर आमंत्रित किए थे कि हम उनको प्रोजेक्ट करने के लिए देंगे जो यहाँ पर ही उसके मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और इसकी वजह से हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल कर दिया है। अभी हमने रिसेंटली 3000 मेगावाट के सोलर सेल्स और 3000 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स देश में ही निर्मित करने के लिए लोगों से निविदाएं मांगी थी और वो बहुत ही सफलतापूर्वक बहुत अच्छे रेट पर आ गई हैं और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके के टेंडर्स हम आगे आने वाले समय भी निकालेंगे और उससे देश में ही ये सोलर मॉड्यूल निर्माण होने लगेगा और हमें अपने देश में इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात जो तमाम आंकड़ों में और हमने अपने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया भी कि आने वाले वक्त में, और इसकी कोशिश सरकार कर रही है कि जो रूफटॉप जो सोलर प्रणाली है उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए, वहां पे आम लोगों की भी भागीदारी है। इस स्तर पे कितनी तेजी से काम हुआ है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये जो रूफटॉप सोलर सिस्टम होते हैं, ये मेरे व्यक्तिगत मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है सौर ऊर्जा को प्रयोग करने का, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि रूफटॉप सिस्टम में आपको बिजली पैदा करने के बाद उसको ट्रांसमिट नहीं करना पड़ता जी। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो नहीं बनानी पड़ती हैं, तो खर्चा कम हो जाता है। दूसरी बात, जैसा कि लेकिन इसको क्या ग्रिड से भी जोड़ने की बात नहीं आई है? हेलो, क्या इसको ग्रिड से भी जोड़ने की बात बीच में आई थी कि उसको आप बेच भी सकते हैं? हाँ, बता रहा हूं मैं, उसको हम लोकल ग्रिड से भी जोड़ देते हैं। उससे ये फायदा होता है कि जितनी ऊर्जा उस घर में या उस फैक्ट्री में इस्तेमाल हो सकती है वो तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी जो बिजली होती है, उदाहरण के लिए अगर शनिवार इतवार में उस घर के लोग कहीं गए हुए हैं तो उस बिजली का क्या होगा, इसलिए हम उसको ग्रिड से जोड़ देते हैं और वो बिजली ग्रिड में चली जाती है, दूसरी जगहों पर प्रयोग हो जाती है और जिसने वो संयंत्र लगाया हुआ है उसको उसका एक निर्धारित मूल्य दर के हिसाब से उसकी अर्निंग हो जाती है। तो रूफटॉप के लिए विशेष रूप से जो एक बाधा आती थी कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, उनको लगता था कि उनके जो अच्छे कस्टमर हैं, जो उनकी खूब बिजली खर्च करते थे और समय से उनका बिल का भी भुगतान करते थे, वो लोग अगर हम रूफटॉप सिस्टम लगा लेंगे तो वो फिर हमसे दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने अभी उसकी नई जो गाइडलाइंस लाई हैं उसमें हमने डिस्कॉम्स को भी प्रोत्साहन देने के लिए एक इंसेंटिव का प्रावधान किया है। उस इंसेंटिव की वजह से हमें पूरी उम्मीद है और ये आने लगा है कि सभी डिस्कॉम्स अब इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक ये महत्वपूर्ण काम किया है कि पहले ये प्रोजेक्ट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट की दूसरे विभाग लोग करते थे, अब हमने डिस्कॉम्स को ही इन्वॉल्व किया है, तो वो स्वयं ही इन प्रोजेक्ट्स के लिए निविदाएं मंगाते हैं और वो खुद ही लगवाते हैं। तो इससे इस तरह के जो संयंत्र हैं रूफटॉप में लगने वाले,
इनको बहुत तेजी जी। मिलेगी और हमें उम्मीद है कि आगे रूफटॉप का बहुत ही अच्छा भविष्य। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो भारत बेहद तेजी से काम करता हुआ दिख रहा है, उसके परिणाम भी सामने हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिज एक्सेलेंसी उपेंद्र त्रिपाठी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिलीप निगम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू। और आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन दोनों देशों ने एक बार फिर दोहराया है कि एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों देश अपनी सेनाओं को पूरी तरह पीछे हटाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही दोनों पक्ष सीमा पर तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर पूरी तरह से शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बने तंत्र की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया विभाग के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से उनके बाउंड्री एंड ओशनिक डिपार्टमेंट के डीजी और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और क्या बातें निकल कर आई कि द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के लिए यह जरूरी है वार्ता चलती रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित रहे, ये बेहद जरूरी है। ये वार्ता में इस पर सहमति बनी। 17 जून को विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत और 5 जुलाई को विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और बातचीत के दौरान बनी सहमतियों को भी याद किया गया। और ये बेहद महत्वपूर्ण तौर पर ये बातें सामने आई कि एलएसी से सेना को हटाने के प्रयासों में हुई प्रगति की समीक्षा हो और सुनिश्चित किया जाए कि जमीनी स्तर पर काम हो। सीनियर कमांड स्तर पर बनी समझ को लागू करने के लिए ईमानदारी से कार्रवाई करना जरूरी है। और दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडर फिर मिलेंगे और आगे के कदमों पर चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, और ये सुनिश्चित करें ताकि सेना की पूरी वापसी और तनाव कम करने के उपायों पर समयबद्ध तरीके से अमल हो सके। ये बेहद महत्वपूर्ण। तनाव के मद्देनजर स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर संवाद जारी रखने का फैसला किया गया। और कहा गया कि भारत चीन सीमा मामलों पर बने तंत्र की जल्दी दोबारा बैठक बुलाने पर सहमति है। और शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री डॉक्टर मार्क टी एस्पर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्री एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं और हाल ही में उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पर कई बार बात की है। आज की बातचीत दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और आपसी हित के मुद्दों को और अधिक बेहतर दिशा में जारी रखने के संबंध में रही। और इससे पहले भी दोनों रक्षा मंत्रियों ने 29 मई को आपस में टेलीफोन के जरिए बातचीत की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री जियोंग क्योंग डू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उपजे हालातों पर चर्चा की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष को इस महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत के योगदान की जानकारी दी और महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। और इसके साथ साथ विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोगों की प्रगति की समीक्षा की इस बातचीत में हुई। और इसके अलावा आपसी सहयोग रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया दोनों रक्षा मंत्रियों ने। और साथ ही इस बातचीत में रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से कई तमाम द्विपक्षीय मामलों पर बात की। वहीं केरल के एक खबर की तरफ रुख करते हैं। केरल में डिप्लोमेटिक बैग के जरिए सोना तस्करी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और इस मामले में एजेंसी ने स्वप्ना सुरेश सरित पीएस फाजिल फरीद और संदीप नैयर सहित अन्य लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी यूएपीए कानून की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। और क्या कुछ है इस पूरे मामले में, इसमें कहा गया कि शुरुआती जांच में ये भी जानकारी सामने आई है कि तस्करी के जरिए आए सोने से भारत में आतंकी गतिविधियों को फंड किया जा सकता है। एनआईए के मुताबिक देश में तस्करी के जरिए सोना आने से न सिर्फ आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, बल्कि इस मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी है। ऐसे में आतंक पर प्रहार के लिए बनाए गए यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीते 5 जुलाई को त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 14 करोड़ 82 लाख कीमत का 30 किलो सोना जब्त किया था।
ये सोना संयुक्त अरब अमीरात के केरल स्थित कॉन्सुलेट के लिए भेजे गए डिप्लोमेटिक बैग में मिला था। और आइए देखते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र शर्जील इमाम की याचिका को खारिज कर दिया है। शर्जील ने बिना किसी नोटिस के यूएपीए मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने के लिए जांच एजेंसी को और अधिक समय देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। शर्जील इमाम को 2019 के जामिया में देशद्रोही भाषण देने और सीएए विरोधी दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा इलाके में सशस्त्र सीमा बल और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में एसएसबी का एक इंस्पेक्टर घायल हुआ है। सीमा सुरक्षा बल ने मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास 5 संदिग्ध पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को मुर्शिदाबाद के बोसुमरी चौकी क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ईद उल जुहा से पहले पशु तस्करी की घटनाओं में वृद्धि की आशंका को देखते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के न्यायपुरा क्षेत्र में गुरुवार देर रात वन विभाग की टीम ने एक घायल तेंदुए को बचाने के लिए अभियान चलाया। बुरी तरह से जख्मी तेंदुए को टीम रात में ही इंदौर के चिड़ियाघर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। तेंदुए के स्वस्थ होने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दरअसल वन विभाग की टीम को रात करीब 1 बजे ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि कंपोल क्षेत्र के न्यायपुरा के जंगलों में 2 तेंदुए आपस में भिड़ गए हैं और उसमें से एक तेंदुए को काफी चोट आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जून से 9 जुलाई तक के बीच 275.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और ये सामान्य दर से 13% ज्यादा है। कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी करके बताया है कि खरीफ की फसल में रिकॉर्ड बुआई हुई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों के मुताबिक उर्वरक मुहैया कराया गया है। और साथ ही कृषि मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ की रिकॉर्ड 44.13% ज्यादा बुआई हुई है। इस साल 580.21 लाख हेक्टेयर खरीफ की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 402.57 लाख हेक्टेयर का था। अगर खरीफ की फसलों के उत्पादन की बात करें तो धान 120.77 लाख हेक्टेयर 26.16% बढ़त हुई है। इसमें दाल 64.125 लाख हेक्टेयर 162.35% की बढ़ोतरी हुई है। मोटा अनाज की बात करें तो 93.24 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है और 29.57% की बढ़त है। इसके अलावा तिलहन 139.37 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई, 85.16% की बढ़त है। और कपास की बात करें 104.82 लाख हेक्टेयर में और 34.89% की बढ़त इसमें है। और इस साल देश के सभी जलाशय भरे हुए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 123 जलाशयों में 167% लाइव स्टोरेज है। पिछले 10 सालों में देश के जलाशयों में औसत लाइव स्टोरेज 146% रहा है। और बात विकास दुबे की। जी हाँ, यूपी का गैंगस्टर और कानपुर मुठभेड़ का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस की पकड़ से भागने के दौरान उसे कई गोलियां लगी और उसका अंत हो गया। हालांकि कई सवाल तैरते रहे, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि पुलिस ने विकास को आत्मसमर्पण करने के कई मौके दिए, लेकिन विकास दुबे माना नहीं। एक हफ्ते की लुकाछिपी के बाद जिस कुख्यात गैंगस्टर को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था, 24 घंटे के भीतर ही वो पुलिस के हाथों मारा गया। महाकाल मंदिर में पकड़े जाने के बाद भी शायद विकास दुबे को लगता था कि पुलिस को छकाकर भागने में वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसी पुलिस के हाथों वो कानपुर में मुठभेड़ में मारा गया। कानपुर नगर भौंती के पास सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसमें बैठे विकास दुबे और पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन सरेंडर की बजाय वो गोलीबारी करने लगा। फिर जवाबी गोलीबारी में विकास दुबे का वही अंजाम हुआ जो हर अपराधी का होता है। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए।
इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बाद में दुबे का शव गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसका कोविड टेस्ट हुआ जो नेगेटिव निकला। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के 4 लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल हैं। एसटीएफ के 2 कमांडोज को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। 3 हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी एमसीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। बिकरू कांड के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हुई अलग अलग मुठभेड़ों में दुबे के गिरोह के 5 सदस्य मारे गए हैं। 3 जुलाई की सुबह ही बिकरू गांव में हुई मुठभेड़ में प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे मारे गए थे। 8 जुलाई को हमीरपुर के मौधा में पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश और विकास के खास उमर दुबे को मार गिराया था। वहीं 9 जुलाई को कानपुर मुठभेड़ में कार्तिकेयन उर्फ प्रभात, जबकि इटावा मुठभेड़ में प्रवीण उर्फ बउआ दुबे मारे गए थे। पुलिस के मुताबिक बिकरू पुलिस मुठभेड़ में कुल 21 अभियुक्त नामजद हैं, जिसमें 12 इनामी बदमाशों की तलाश जारी है। इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120 बी के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे और उसके साथियों ने घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार डाला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार भगौड़े विकास की तलाश में थी। घटना में शहीद पुलिस वालों के परिवार वालों और घायल पुलिस वालों ने विकास के मारे जाने पर संतोष जताया है। मुझे सुबह न्यूज़ द्वारा पता चला कि इसमें ये फिर दोबारा इसने भागने की कोशिश की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। बहुत अच्छा हुआ है, जिसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया उसे तो मरना ही था। घटना के बाद से फरार विकास दुबे कई राज्यों से होता हुआ उज्जैन पहुंचा था, जहां पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा था, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही वो भागने की फिराक में पुलिस के हाथों मारा गया। लखनऊ ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और मॉनसून ऐसा लगता है कि अब अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है, जहां उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर भारत तक बारिश कहीं तेज तो कहीं भारी बारिश हो रही है। नतीजतन नदियों में घटता बढ़ता जलस्तर, ये नज़ारा भी हम देख रहे हैं। नजर डालते हैं मॉनसून की ताज़ा हालात पर इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में मौसम लगातार करवट ले रहा है। मॉनसून ने भी कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक ज्यादातर इलाकों में मानसूनी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पूर्वी भारत में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, जबकि ऑरेंज अलर्ट के तहत लोगों को तैयार रहने को कहा गया है। पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने के साथ गर्मी से राहत मिलने की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय को आने वाले हफ्तों में भारी बारिश होने को लेकर सतर्क किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और पापुम जिले में मिट्टी के धंसने और भूस्खलन से एक महिला और बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। बिहार की बात करें तो नेपाल के तराई वाले इलाकों में बारिश से बिहार की नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जबकि सीतामढ़ी में नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि राज्य में 12 जिले अभी भी ब्रह्मपुत्र और इसकी कुछ सहायक नदियों के बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, जो खतरे के स्तर से ऊपर हैं।
उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है। गोंडा में सरयू नदी का जल खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। सरयू नदी का जल स्तर बढ़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। उधर तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई है। During last 24 hours, fairly widespread rainfall occurred over Tamil Nadu and Pondicherry region, and few places recorded heavy rainfall. Heavy to very heavy rainfall also occurred. Heaviest rainfall of about 20 centimeter recorded over Yerkad. Next 48 hours over Tamil Nadu and Pondicherry, fairly widespread rainfall is expected. Light to moderate rainfall over many places over Tamil Nadu and Pondicherry. As far as heavy rainfall is concerned, North Tamil Nadu districts and interior Tamil Nadu districts, 1 or 2 places heavy rainfall is expected to occur. गुजरात के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है। भुज में भारी वर्षा की वजह से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों के साथ ही लोगों को भी तैयार रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। कोरोना की महामारी के दौर में संक्रमितों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में 4,95,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से अब तक ठीक भी हो चुके हैं। यानी संक्रमण तो है, लेकिन बहुत घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। और शायद इसीलिए कई राज्यों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4,95,515 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 62.42% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर घटकर 2.72% हो गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। फिलहाल देश में 2,76,682 एक्टिव केस हैं और 21,604 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,83,659 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 1,10,24,491 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर देश भर में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई में राज्य सचिवालय में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी आरती आहूजा के नेतृत्व में राज्य में कोविड की स्थिति जानने गई टीम के साथ बैठक की। केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार के द्वारा कोविड के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उधर महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग अलग जिलों में लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में सख्त लॉकडाउन को अगले 10 दिन तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं औरंगाबाद में शहर और औद्योगिक क्षेत्र में लॉकडाउन को 18 जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया गया है। हालांकि इस दौरान चिन्हित दवा दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुली रहेंगी। उधर बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के पटना सहित 10 जिलों में फिर से सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। पटना, कैमूर और पूर्णिया जिले में आज से 16 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा खगड़िया में भी आज से 14 जुलाई तथा बक्सर, सुपौल और नवादा जिलों में आज से 3 दिनों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। उधर यूपी में रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। समस्त कार्यालय है, शहरी क्षेत्र में जो भी बाजार है, गल्ला मंडी है और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट है वो इस अवधि में 10 तारीख की रात्रि यानी आज की रात्रि से 13 तारीख यानी सोमवार की सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। इसमें जो भी आवश्यक सेवाएं हैं जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, आवश्यक आपूर्ति की सेवाएं हैं, जो भी इसमें कार्य करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए यह प्रतिबंध नहीं होगा। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए प्रतिबंध नहीं होगा, स्वच्छता कर्मियों के लिए प्रतिबंध नहीं होगा। असम में कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए असम के 2 जिलों गोलाघाट और जोरहाट में पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन को सख्ती से लागू करा रही हैं ताकि संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
और मानवता आज एक गंभीर चुनौती से गुजर रही है, जहां हम सबकी परीक्षा है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे योद्धाओं की भूमिका भी है जो इस परीक्षा में अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। अभी वैक्सीन के लिए मानवीय परीक्षणों का दुनिया भर में दौर शुरू हुआ है और ऐसे ही एक वैक्सीन ट्रायल के लिए ब्रिटेन में सामने आए हैं जयपुर के मूल निवासी दीपक पालीवाल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कई देशों से वैक्सीन की प्रगति को लेकर भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। दुनिया भर में कोरोना के लिए कई तरह की वैक्सीन को लेकर शोध हो रहे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी इस रेस में आगे चल रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से की जा रही इस वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बने हैं जयपुर के मूल निवासी दीपक पालीवाल, जो अब ब्रिटेन के नागरिक हैं। वो स्वेच्छा से इस काम के लिए आगे आए और ऑक्सफोर्ड में चल रहे कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल को अपने ऊपर करने की अनुमति दी। एक दोस्त ने एक दिन मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि एक ऐसी ट्रायल शुरू हो रही है, इसको देखो, कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें। तो हमने कहा फिर कोशिश करते हैं। रजिस्टर किया, सोचा था शायद हो सकता है रिस्पॉन्स आ जाए या नहीं आए, और उनका 4 दिन बाद रिस्पॉन्स आया कि यस, आप आगे ट्रायल में कर सकते हैं, आप एक बार आइए, हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे। और जिस दिन स्क्रीनिंग की डेट आई, पहुंच गए, उन्होंने स्क्रीनिंग करी और उसके 1 वीक बाद फिर आया कि आपके जो भी पैरामीटर्स चेक करने थे वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप आइए और आप आइडियल कैंडिडेट हैं फॉर दिस ट्रायल। इस काम के लिए अपने परिजनों को विश्वास में लेना दीपक पालीवाल के लिए बड़ी चुनौती थी। आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि पीपल हु आर यंग एंड हेल्थी अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, जहां पे भी रह रहे हो, वॉलंटियर करें, बिकॉज ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस. Also, slightly on the negative side, there are side effects, there are negatives, but then what doesn't have negatives? Everything in life does. So when it happened so close to home, जब हमारे घर में ही हुआ था, तो I hit that realization, when you can't beat them, you join them, as long as it's a good cause. दीपक पालीवाल ब्रिटेन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और भारतीय सीरम संस्थान मिलकर कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। जयपुर में रह रहे दीपक के परिवार के लोग भी उनके इस कदम से खुश हैं। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा निर्णय है और मानवता की पूरी, अगर इससे कुछ भी सहायता हो सकती है तो हम अपने को भी गौरवान्वित अनुभव करेंगे। आई एम प्राउड ऑफ। इस वक्त में इतनी गंभीर समस्याएं, ये पैंडेमिक के चक्कर में डिफिकल्ट तो है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसने कर लिया और इतना वक्त हो गया कि ये माना जा सकता है कि ये सफल हो ही जाएगी। कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती बन गई है। शोधकर्ताओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महामारी से निपटने का एकमात्र कारगर तरीका है वैक्सीन, और इस वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनकर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। दिल्ली से मुनमुन भट्टाचार्य और जयपुर से धर्मेश भारती के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल से जुड़ी कुछ खबरें। साल 2019-20 यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ड्रॉ की घोषणा स्विट्जरलैंड के न्योन में स्थित यूएफए हेडक्वार्टर में हुई। क्वार्टर फाइनल ड्रॉ की बात करें तो अगर मैनचेस्टर सिटी अंतिम 16 में रियल मैड्रिड को हरा देती है तो टीम क्वार्टर फाइनल में जुवेंटस या लियोन से भिड़ सकती है। वहीं चेल्सी की टीम अगर अंतिम 16 में बायर्न म्यूनिख को हराती है तो क्वार्टर फाइनल में टीम नपोली या बार्सिलोना में से किसी एक से टकराएगी। आरबी लाइप्जिग क्वार्टर फाइनल में है और टीम अंतिम 8 में एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ेगी। और इसी के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।